प्रिविलेज पाने के लिए क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं हम यूएस आ जाओ, मैं कहती बिल्कुल बताना व्हाई एम आई इवन लिविंग हियर। तुम यहाँ आओगे तो घर पे ही बैठोगे। ऑफ कोर्स देयर वाज नो अदर वे आउट, बट यू कांट ओपन योर बैंक अकाउंट, यू कांट गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस। वो लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स देखते ही नहीं थे, कहते पति को लेके आओ और आप घर पे ही रह जाओगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी सोर्स से पैसा नहीं कमा सकते, जो कि नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट कैन गेट यू इनटू लीगल ट्रबल्स। हाँ, फंसोगे तो बहुत बुरा फंस सकते हो। उस टाइम पे यूएस को गोल्डन केज वीजा बोला जाता था, H4 को। क्या आई वाज अवॉर्डेड द राइजिंग स्टार बाय द ऑडियंस। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है बाय द वे। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, मेरे साथ है नेहा महाजन, जो इंडिया में जर्नलिस्ट थी, उसके बाद यूएस आई ऑन डिपेंडेंट वीजा। एक गोल्डन केज वीजा होता है जिसमें आप घर बैठ सकते हो कि आप कुछ काम नहीं कर सकते। उसके बाद कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म की। शी इज अ कमेडियन नाउ, शी इज अ मॉम ऑफ 2 daughters, इमिग्रेशन एडवोकेट, और अब अपना एक टेक स्टाइल प्लेटफॉर्म बना रही है। बहुत कुछ किया इन्होंने इतने साल। एग्जैक्टली कैसे इंडिया वापस क्यों नहीं गए, पेरेंटिंग, लाइफ लेसन्स, लोनलीनेस, डिपेंडेंट वीजा, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू। ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। मुझे पहले बताओ कि आप कितने सालों से हो यूएस में। यार मैं वो डेट ना भूल नहीं सकती हूँ। May 28, 2008 इज द डे जब मैं लैंड करी थी यहाँ पर EWR में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। ओके बिकॉज आप एक बड़े हसीन सपने अमेरिका, बट एक्चुअली में क्या होता है आपके साथ, वो जब आप यहाँ रहने लगते हो ना तब पता चलता है। यस, सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों की लाइफ क्या अमेजिंग लगती है। न्यूयॉर्क का स्काईलाइन एंड यू नो वी आर स्टैंडिंग एट ब्रायंट पार्क, अमेजिंग, क्या प्रिविलेज है। बहुत अमेजिंग प्रिविलेज है। लेकिन ये प्रिविलेज पाने के लिए क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और क्या कुछ चेंज करना पड़ता है। यू नो इफ यू आर रेडी टू पुट इन दैट वर्क, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं सबको बोलती हूँ, इनफैक्ट आई एम इनफेमस फॉर सेइंग दिस। लोग मुझे बोलते हैं हम यूएस आ जाओ, मैं कहती बिल्कुल बताना। बट पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि तुम खुद तो बैठे हो, वापस भी नहीं जा रहे, दूसरे को क्यों ज्ञान दे रहे हो। उन लोगों को हमारी पेन नहीं पता है कि एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताओ, शुरुआत में पहले से जाते हैं आप इंडिया में क्या करते थे। या मैं जर्नलिस्ट थी, इंडिया टुडे ग्रुप के लिए काम करती थी मैं, एंड आई वाज वेरी प्राउड क्योंकि उस समय जर्नलिज्म जो आज दिख रहा है ना हर चौराहे पे खुला हुआ है एक न्यूज चैनल, वैसा हाल नहीं था। इट वाज, तो आई एक्चुअली टोल्ड यू माय एज। वो कमेडियन में है तो बीच बीच में बातें होती रहेंगी, बट हाँ। So, मैंने उस जमाने में यू नो इन द अर्ली 2000s लिखना शुरू किया, फिर टीवी चैनल्स में आना शुरू करा, इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़ गई, एंड दैट वाज माय लास्ट जॉब इन इंडिया। उसके बाद शादी हुई एंड यू नो आई हैड टू कम टू द यूएस। तो पहले ऐसा बड़ा खुशी हुई थी कि मैं यूएस जा रही हूँ, पीपल वर लाइक तुम यूएस जा रहे हो, और यू वर लाइक सैड कि मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, मेरे घर वालों को छोड़ रही हूँ। यू वर टू एम्बिशियस कि मैं छोड़ रही हूँ, यू वर टू लाइक कि मजे आएंगे यार, देख लेंगे। पता है हम लोग क्या सोच के आए थे, हम लोग वी न्यू कि यहाँ आके थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होगा, ठीक है। और बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट तो मैंने थोड़ा फैक्ट चेकिंग किया था कि ऑनलाइन जाके, बट उस जमाने में फेसबुक जिस तरह से अभी है वैसा नहीं था। अच्छा, ओके, ऑरकुट था, ऑरकुट एंड ट्रैक इट करके एक वेबसाइट होती थी जिसपे एवरीबॉडी वुड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट H4 वीजा देयर। ओके, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। आई एम लाइक ऐसा कैसे हो रहा है कि मुझे H4 वीजा के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बिकॉज पीपल वुड टॉक अबाउट H1B वीजा, दे वुड टॉक अबाउट स्टूडेंट वीजा, क्या करो क्या ना करो, कैसे सेफ रखो अपने आप को एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, जाके देखते हैं। ऑब्वियसली इट वाज मिक्स्ड इमोशंस फॉर मी क्योंकि पूरा फैमिली को छोड़ के सॉरी टू इंटरप्ट, H4 वीजा एक ऐसी वीजा कैटेगरी भी होती है जब तुम डिपेंडेंट वीजा पे आते हो अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड के साथ H1B वीजा होता है और तुम उनके साथ H4 वीजा में वाइफ डिपेंडेंट होके आती है। करेक्ट, मूविंग फॉरवर्ड। या मतलब हस्बैंड भी आते हैं वाइफ के साथ डिपेंडेंट वीजा पे, वाइफ भी H1 पे हो सकती है, लेकिन 93% ऑफ H4 visa holders are actually women. That's a data. Yes, USCIS का data है ये. Nice. You can look it up. So, which is why H4 visa is inadvertently, you know, impacting women so much, especially women born in India. Okay, we'll go into details then. बाद में. So, बड़ी mixed feelings थी यार, but साथ में ये था यार न्यूयॉर्क जा रहे हैं, न्यू जर्सी जा रहे हैं, and यार CNN में इंटर्नशिप तो मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो कर लूंगी, कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लेंगे यार, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा। बट जब यहाँ लैंड की और रियलिटी चेक एक के बाद मिलने शुरू हुए, देन आई रियलाइज यार करा क्या है, लाइक व्हाई एम आई इवन लिविंग हियर। वाज इट डिप्रेसिंग इनिशियली बिकॉज़ आप आई थिंक वीजा कैटेगरी ऐसी थी कि आप जॉब नहीं कर सकते थे और हाउ लॉन्ग यार उस वक्त तो H4ED का नामो निशान तक नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होने ही वाला है, ऐसा कुछ होगा भी, तुम यहाँ आओगे तो घर पे ही बैठोगे। ऑफ कोर्स देयर वाज नो अदर वे आउट। H4ED did not exist back then and I'm talking about 2008, not that far away, right? यहाँ जब
आई तो पता चला कि मुझे सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके बाकायदा एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा कि भाई आई डिक्लाइन सोशल सिक्योरिटी नंबर बिकॉज आई एम ऑन H4 वीजा। आई हैड टू गो टू द ऑफिस एंड साइन दैट डॉक्यूमेंट कि मैं वो नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, मैं सोशल सिक्योरिटी नंबर मेरे को नहीं चाहिए। हाँ। जबकि you should know it, सोशल सिक्योरिटी इट्स लाइक आधार कार्ड इन इंडिया, इट्स दैट इम्पोर्टेंट। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हो, ठीक है? तुम डिपेंडेंट अकाउंट खोल सकते हो ऑब्वियसली, अगर तुम्हारे पति का या जो H1B वीजा होल्डर है उसका बैंक अकाउंट है, उसके साथ जुड़ा हुआ अकाउंट तुम खोल सकते हो एज अ डिपेंडेंट अकाउंट, बट यू कांट ओपन योर बैंक अकाउंट, यू कांट गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस। आई रिमेंबर फॉर years together, almost a decade or so। आप गाड़ी नहीं चला सकते थे? यार गाड़ी चला, मतलब I am not that person, मैं रुक नहीं सकती हूँ गाड़ी चलाए बिना, ठीक है? क्योंकि दिल्ली में मैं गाड़ी चलाती थी, बट हर बार जब मुझे ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू करवाना होता था, वो लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स देखते ही नहीं थे, कहते पति को लेके आओ, साक्षात पति को लेके आओ, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो। एग्जैक्टली, और उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। हर बार मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था, एंड मैं ये 15 साल हुआ है मेरे साथ, 15 साल। और जॉब्स भी ऐसी होती थी उस समय कि शायद आपके पास कितना भी बड़ा स्किल हो, कितना भी बड़ा रेज्यूमे हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप लीगली यूएस में जॉब कर ही नहीं सकते। और यू हैव बीन चेंज मेकर, चीजें बदली और ऐसी बदली कि अब काफी बेटर हो गई हैं। एक टाइम पे यूएस को गोल्डन केज वीजा बोला जाता था H4 को, कि आप बस यहाँ पे आओगे और आप घर पे ही रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी सोर्स से पैसा नहीं कमा सकते। अभी भी ऐसा है बाय द वे, ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ H4 वीजा होल्डर्स गेट H4 EAD, हर किसी को नहीं मिलता, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट फर्स्ट। और मुझे एक बात बताओ, जब आप यूएस आए और आपकी लाइफ बदली, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इंडिया में होती तो ये सब कर लेती, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ घर पे हूँ? यार बहुत शर्म आती थी, क्योंकि जब लोग पूछते थे इंडिया से, मेरे कलीग्स कह रहे तुम तो अमेरिका आ गई हो, क्या उखाड़ रही हो यहाँ पे, क्या कर रही हो? राइट, उखाड़ दिया। तो बड़ी शर्म आती थी कि क्या बताऊँ, क्या कर रही हूँ। लाइक द इनिशियल कपल ऑफ इयर्स वो लाइक कि मैं क्या कर क्या रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे इंडिया में, अच्छा उनको तो प्रमोशंस मिले जा रहे थे, फ्रॉम प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट्स दे बिकम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स टू चैनल हेड, कईयों ने खुद के चैनल खोल लिए, कईयों ने यूट्यूब पे कर लिया, कईयों ने दे बिकेम चीफ एडिटर्स, बिग पोजीशंस, डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। एग्जैक्टली, वो सब होने लगा था, एंड हियर आई वाज, ऑल माय आइडेंटिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द फैक्ट कि मैं यहाँ पर अपने डिपेंडेंट वीजा पे हूँ, ना मैं अपने पति की शॉफर, घर की मेड, कुक, बच्चों के लिए नैनी, दैट इज ऑल आई वांट। बट ऐसे मतलब फिर कैसे आपको लगा कि मुझे ये सब बंद करना है और कुछ चेंज करना है, क्योंकि सैड सिचुएशन में बैठना आसान है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सैड लोग बैठे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेहा स्टोरी, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव बीन थ्रू दिस सिचुएशन इन व्हिच दे हैव बीन लाइक, अगर किसी को काम नहीं करना ना वो ओके है, किसी को लाइफ में पार्ट टाइम जॉब करनी है, दैट्स एन ऑप्शन, दैट्स अ चॉइस यू हैव। बट अगर आपके पास स्किल है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको घर बैठना है और आपको उसी चार दीवारी में रहना है, स्पेशली सर्दियों का टाइम, आपको बच्चे को रेस करना है और आपकी पूरी आइडेंटिटी ही यही है कि आप किसी की वाइफ हो, वो काफी स्ट्रगलिंग रहता है। मूविंग फॉरवर्ड, आज ये सब कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप, हाउ डिड यू स्टार्ट doing things to the way that you are, like changes कैसे आए? Yeah, I just decided that I can't sit at home no matter what, and I'm a very principled person, तो मुझे कुछ भी under the table वाला काम नहीं करना था। यहाँ बहुत लोग करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, because that can get you into legal troubles। मुझे नहीं करना था, फंसोगे तो बहुत बुरा फंस सकते हो। तो मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया। I was like, कुछ तो करना है ना, तो अपने स्किल्स तो जिंदा रखने हैं। So I started volunteering. So from volunteering, I realized that people were really not talking about H1, H4 issues. कोई ग्रीन कार्ड बैकलॉग के बारे में बात नहीं कर रहा था, जबकि हम लोग सब were going through the same situation. So one thing led to another, and I ended up forming Skilled Immigrants in America, a non-profit Facebook पे group है। We have about 130-140,000 followers there. Grassroots level advocacy करनी चालू करी, and उस जमाने में I'm talking about like 2012, 2013, कोई नहीं जानता था ग्रीन कार्ड बैकलॉग के बारे में। हम लोगों ने कैंपेन्स, कॉलिंग कैंपेन शुरू करे, कांग्रेशनल ऑफिसेज में एडवोकेसी करनी शुरू करी कैपिटल हिल पर, एंड थैंक्स टू ऑल दैट एफर्ट्स एंड थैंक्स टू मेनी मोर पीपल who did this, we were able to create a noise कि कांग्रेस अब रियलाइज करती है कि हाँ, there is a green card backlog. The media here realizes, they know कि green card backlog करके एक situation है, and there are many agencies out there जिन्होंने calculations की हैं, जिनके basis पे पता चला है कि हाँ कितने साल लगेंगे। वेट है भी, क्योंकि USCIS डेटा रिलीज नहीं करता था, वो फंस जाएंगे। It was only in 2018 after we made all that noise कि उन्होंने ये डेटा रिलीज करना शुरू किया। नाइस। और उसके बाद कब वो रेडियो वाली जॉब और वो वाले, उसके बारे में मुझे बात करनी है कि रेडियो जॉब और बाकी 2015 में H4 EAD आ गया, राइट? बट उस समय तो लगा था अरे वाह दुनिया बदल गई, अब तो जॉब ही जॉब, पैसा ही पैसा।
राइट, क्योंकि इंडिया में तो सबको लगता है मैं सोने की खदान में बैठी हूँ, राइट, फॉर व्हाटएवर डायमंड माइन, बट द रियलिटी वाज नोबडी वाज रेडी टू गिव मी अ जॉब, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज़ उन लोगों को यहाँ का स्किल चाहिए। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है बाय द वे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुम इंडिया से आओ, तुम्हारे पास जो वो एक्सपीरियंस है या जो वो पढ़ाई है वो बहुत टाइम पे यहाँ पे आके स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड वो नलिफाई हो जाती है। एग्जैक्टली, बिकॉज एक्सपीरियंसेस जो तुम्हें लगता है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग यू कैन क्रिएट एड्स फॉर इंडिया, राइट, बिकॉज यू बीन देयर, यू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट। यहाँ पे सब कुछ शुरू से करना होता है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग माइनॉरिटी है यहाँ पर, वी आर अबाउट 1% ऑफ द मेन अमेरिकन पॉपुलेशन, तो हम टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, तो इसीलिए मेन स्ट्रीम अमेरिकन कंपनीज हमें हायर करने से कतराती है अनलेस आपने यहाँ से ग्रेजुएशन करके थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्या आपने अपने फ्रेंड्स को रियलिटी चेक दिया या फैमिली को रियलिटी चेक दिया इंडिया में, और क्या उन्होंने आपकी बात समझी या दे वर लाइक इट्स लाइक ठीक है तुम्हारी अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ है? किसी को समझ में नहीं आता है। अच्छा, सबको ये लगता है ये तो वहाँ बैठी है और वहाँ से ज्ञान दे रही है। लोगों को नहीं समझ में लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आते। मे बी पेरेंट्स व्हेन दे कम हियर एंड दे एक्चुअली सी द स्ट्रगल, तो वो रियलाइज करते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, बट अदरवाइज पीपल थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर, व्हिच इट इज, बट देन उसके पीछे का जो चीजें होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम रेजिंग माय डॉटर हियर, राइट, अगर मैं इंडिया में होती तो ऑफ कोर्स आई वुड हैव समबडी टू हेल्प मी, देयर आर थिंग्स व्हिच हैव नॉट बीन दिस मच यू नो दिस पार्ट लाइक दिस हियर हैज बीन, बट देन पीपल वर लाइक इतना ही प्रॉब्लम है तो वापस आ जाओ। लोग ये भी बोलते हैं तुमको कि तुम्हारी चॉइस थी ना, तुम गए वहाँ पे, बट ये रियलाइज नहीं करते हैं कि गुड और बैड पार्ट दोनों होता है, चॉइस हमारी थी, बट आप कई बार स्टक हो जाते हो उस चॉइसेस के साथ, और फिर दोबारा सोचना, अपरूट करके फिर से इंडिया में रीस्टार्ट करना करियर और लाइफ, ऑल्दो हम वहीं पले बड़े हैं, वो नहीं हो पाता है, स्पेशली इफ यू हैव लिव्ड लाइक हाफ ऑफ योर लाइफ हियर, तो मुश्किल रहता है। मुझे ये पूछना है कि उस समय वो जब आप घर पे थे और वो जो 5-6 साल आपकी लाइफ के घर पे रह के होते थे, तो समझ नहीं आता था कि इज देयर एनी वे आउट टू राइट नाउ? उस समय कभी सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी? नेवर, कभी नहीं सोचा था कि इतना चेंज आएगा, बट आई थिंक आई विल थैंक यूएस फॉर दैट, क्योंकि इतनी रेजिलियंस और इतनी अंदर की जो आग है तो शायद इसीलिए आई कि यार चांसेस ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो रिजेक्शन है ना, एक के बाद एक, चाहे वो जॉब से है, चाहे वो सिस्टम से है, चाहे वो फ्रेंड्स से है, चाहे वो सोसाइटी का है, तुम बस रिजेक्ट ही होते जाते हो, इतना रिजेक्शन झेल लेते हो, तुम्हें लगता है यार अब कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब होने तो जो होगा। अब भी क्या कर रहे हो? So I decided to become a stand-up comedian. और उससे पहले भी बहुत कुछ था जो हम डिस्कस करेंगे, बट स्टैंड अप कॉमेडी इन यूएस बीइंग एन इंडियन, हाउ डिफिकल्ट इट इज? इंडियन फीमेल स्टैंड अप कॉमेडी इन हिंदी, हाँ, ये हो ही नहीं रहा था। So you know 2020 में right before pandemic hit, literally I think it was end of February or early March, मैंने ना, क्योंकि उस वक्त मैं मिर्ची में काम करती थी, रेडियो मिर्ची में, तो मुझे ना एक ऑर्गेनाइजर्स जो हैं कॉमेडी के, वो लोग ने रीच आउट किया और उन्होंने बोला कि यार तुम आओ और एक ओपन माइक करो हमारे साथ, एंड आई वाज, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था एंड दे लव द कन्वर्सेशन, दे लाइक यू हैव इट इन यू। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कॉमेडी नहीं हो सकता, बिकॉज टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, मतलब घर में तुम जितनी मर्जी नौटंकी कर लो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, लेकिन टू पुट योरसेल्फ आउट देयर जज कर लेते हैं लोग कि फनी है भी या नहीं। एग्जैक्टली, टोटली डिफरेंट बॉल गेम। खैर मैंने वो करा ओपन माइक, एंड दैट डे आई वाज अवार्डेड द राइजिंग स्टार बाय द ऑडियंस। वेरी गुड। तो यार लगा कुछ तो है, ये टैलेंट तो था मुझे हमेशा से। बट देन कोविड हैपेंड, घर बैठना पड़ा, एंड उस वक्त लॉट ऑफ कॉमिक्स वर डूइंग यू नो देयर स्टैंड अप कॉमेडी ऑन Zoom, much like rest of the world, बट मेरे साथ कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं कर पाई उसको परस्यू। देन फास्ट फॉरवर्ड 2024 जनवरी, वन ऑफ दोज कॉमेडी गाइज कॉल मी अप आउट ऑफ द ब्लू रैंडम, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर हिम कि उसने मुझे कॉल किया, एंड ही वाज लाइक नेहा तू गायब कहाँ है, तू ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही है, ना तू कॉमेडी कर रही है, ना तू कुछ कर रही है, व्हाई आर यू playing so low? And he's like मैं शुरू कर रहा हूँ कॉमेडी, तू आ जा, एंड आई एम लाइक ओके। He's like जस्ट एक एश्योरेंस मुझे देने, डिच नहीं करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी हो जाता है, हाँ, क्योंकि आपका नाम बोर्ड में लग दिया, फिर आप गायब हो गए। तो मैंने कहा यार मैं डिच नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड आई लव्ड डूइंग इट, और इतना कि अब आई थिंक हमारा 8वां या 9वां शो होने वाला है सिंस अप्रैल ऑफ दिस ईयर, और हम जर्सी सिटी में करने वाले हैं अभी। आई थिंक कॉमेडी ने मुझे एक और चांस दिया, आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस केम बैक, बिकॉज वो 4 साल में जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई उसकी वजह से बहुत कुछ पुशबैक हो गया था। सो आई एम स्टार्टिंग अ टेड्स
स्टाइल प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि यार हमारी कम्युनिटी में इतना काम हो रहा है, इतने अमेजिंग लोग हैं जिनके बारे में हमें भी पता नहीं होता है यार। हाँ। क्योंकि दे वो एक न्यूज साइकिल में आता है और फिर वो न्यूज साइकिल एंड हो जाता है एंड दैट्स इट, वो खत्म। और वही फिर 50-100 लोग हैं जो कम्युनिटी इवेंट्स में होते हैं या कहीं होते हैं, उनको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती है, बट दैट डजंट मीन कि देयर आर नॉट मोर पीपल। तो कहाँ है वो लोग? तो मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ और मैं एक टेड स्टाइल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ। अक्टूबर 19 को स्पॉट्सवुड में ऐसे 5 स्पीकर्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द यूएस। There's a sitar player coming from Vancouver to play sitar, and it's gonna be a very classy, very community-oriented event. Ticket सिर्फ $40 है, क्योंकि मुझे expenses cover करने हैं। खर्चा होता है भाई। And the idea is कि आप जब conferences पे इस तरह की जाते हो, जहाँ पे आप speakers को सुनते हो, तो आपका one-on-one interaction नहीं होता है speakers के साथ। So I'm trying to break that mold कि यहाँ पर ये लोग हैं जिन्होंने amazing काम किया है, उनके साथ आप मिलो, उनके साथ आप नेटवर्किंग करो एंड बच्चों को लेके आओ, 14 ईयर ओल्ड सीखो एंड 14 ईयर एंड ओल्डर जिनको कॉलेज एप्लीकेशंस वगैरह करने, क्योंकि एज फर्स्ट टाइम इमिग्रेंट्स एज पेरेंट्स हमें खुद नहीं पता होता है कि हम उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ से ढूंढे, अपने लिए ढूंढने में इतनी आफत मचती है। सो आई एम क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर and celebrate who we are, okay? Get inspired कि ये first time immigrants ने कैसे किया, और वो उस लेवल पे कैसे किया। And also ये भी है ना कि कहते हैं किसी और की गलती से सीखना बहुत जरूरी होता है। आप पहली बार आ रहे हो, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारी चीजें जो आपको नहीं पता, तो आप आई थिंक वो इवेंट में अटेंड करके काफी कुछ सीख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू। कुछ पोस्टर होगा तो वो भी डाल देना, मैं इसमें लगा दूंगी। कमिंग बैक टू द इन बिटवीन थिंग्स, हाँ जी, तो कॉमेडी और इसके बीच में वो रेडियो मिर्ची का भी हुआ, बीच में आपने एक लॉ ऑफिस भी ज्वाइन किया था, और फिर आप एंकर भी थे। जब मेरी आपसे बात हुई तो एंकर मैं वो सब कैसे करना? मैं शोज प्रोड्यूस कर रही थी और होस्ट कर रही थी फॉर टीवी एशिया व्हेन यू एंड आई मेट। एंड तो टीवी एशिया के बाद रेडियो मिर्ची लॉन्च हुआ यूएस में। आई वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट हायर्स एंड very quickly I rose to hosting the breakfast show for them. Nice. And I was known Mirchi Neha. And वो सब हुआ और काफी अच्छा जा रहा था, but then I met with a massive accident. I was bed bound for many months. I had to go through multiple surgeries and यहाँ पर वो एक अलग चैलेंज हो जाता है। तब फिर से लगा था कि मैं फिर ये कर पाऊंगी। सब लगा कि सब छूट गया, सब खत्म, अब कहाँ से फिर से शुरुआत करूँ, बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। सो वो स्ट्रगल्स रही एंड उसके बाद मुझे लगा कि यार मे बी लाइफ हैज गिवन मी अ सेकंड चांस टू रीस्टार्ट, एंड व्हिच इज व्हाई आई एम आउट एंड अबाउट विद एंटायर एंथुसियाज्म। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपकी 2 बेटियां हैं, उनको रेस करने में कितना डिफिकल्टी हुआ, स्पेशली क्योंकि आई थिंक वो थोड़े अमेरिकनाइज्ड वे में बड़े हो रहे होंगे, रिबेल कर रहे होंगे, या मम्मा जिस फॉर एग्जांपल कि मुझे नाइट आउट जाना है, फॉर एग्जांपल डूइंग थिंग्स हियर, एंड आपका शायद अपना पर्सपेक्टिव होगा कि मैं तो इंडियनाइज्ड हूँ, मैं तो देसी मम्मा हूँ। तब कैसे पेरेंटिंग को मोल्ड किया, या वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू रेज समबडी हु वाज लाइक बोर्न हियर और समबडी? सी आई ग्रू अप इन अ फेयरली कंजर्वेटिव फैमिली दिल्ली में, ठीक है? जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं 80s 90s में, वैसे मेरे पेरेंट्स थे, ठीक है? बाहर मत जाओ, ये बाहर मत जाओ, 7 बजे के बाद बाहर नहीं, लड़कों से बात नहीं, फोन नहीं आना चाहिए, नाक मत कटाओ, तमीज से रहो। मेरे पापा तो मुझे अभी भी मतलब इतना रुपए, अगर मेरे पापा मेरा ऐसे हाथ दबा देता है ना, मुझे समझ में आता है कि अब चुप लपेटना बंद करो। So I grew up with that versus यहाँ, and I think ये चीज इंडिया में भी आ चुका है, राइट? कि बच्चे मनमौजी फ्रीडम है, अपने ओपिनियंस है, which is great. They should all have it. I feel my girls are blessed to be growing here, okay, and experiencing not just freedom, but how to be opinionated. But मैं चाहती हूँ वो ओपिनियन बाहर के लिए रखे, घर नहीं लेके घर में मम्मा मुझे वो ओपिनियन ना दे, सिर्फ अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, बट मुझ पे मत चलाओ। Be the boss girl, okay, but outside, not on me. Neha has also worked for H4 EAD. From sitting at home with New Hope to be a change maker. कैसे हुआ, क्या किया, और अब क्या situation? Sure. So back in 2012, 2013, H4 EAD की बातें उठनी शुरू हो गई थी। EAD क्या होता है? Employment Authorization Document, ठीक है? उससे आप काम कर सकते हो, ठीक है? तो I-140 EAD के बारे में बात शुरू हुई कि जब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, उसके बाद I-140 मिलता है, तो I-140 जिन लोगों को मिल गया, उनको काम ऑथराइज हो जाए, ठीक है, मिलना, उनकी फैमिली मेंबर्स को, सबको। तो ये बातें होनी शुरू हुई, एंड some people that I work with, Anirban Das especially, was very instrumental. We were very instrumental in bringing H4 EAD in its current form. Okay. And वो OMB ऑफिस में जाके मिल के आए थे और वो सब हुआ था। उसके बाद जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई,
2017-2018 में, तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि इमिग्रेंट्स आर टेकिंग अवे अमेरिकन जॉब्स। हाँ, वो यहाँ के हम हमारी नौकरियां खा रहे हैं, ठीक है। सो एंड H4EAD एकदम से रडार में आ गया कि भाई ये तो हटेगा, ये और लोग आएंगे और काम करेंगे और नौकरियां खाएंगे। जबकि इट्स ओनली 100,000 पीपल। 600 पेज की रिसर्च बनाई हमने इन जस्ट 10 days। ओके, मैं मेरी टीम ने, एंड हम लोग गए वहाँ पे उस ऑफिस में, वहाँ हमने मीटिंग की और एस्टैब्लिश किया कि जस्ट विद इन दैट रूम ऑफ 20-25 पीपल वी हैड क्रिएटेड 150 अमेरिकन जॉब फॉर US सिटीजंस। सो हाउ इज दिस नैरेटिव बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प कि भाई हम उनके अमेरिकन जॉब्स ले रहे हैं, हाउ इज दैट ट्रू? H4EAD कैसे जाएगा? आई थिंक दैट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन स्टॉपिंग H4EAD फ्रॉम बीइंग taken away from the resign. Last question of the interview, मुझे ये पूछना है कि अगर कोई बंदा US आ रहा है on a dependent visa, normally अपने हस्बैंड के साथ आ रहा है, आपका क्या एडवाइस है? यार, डू योर रिसर्च। आज के ज़माने में न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरीज, राइट? सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें नौकरी स्क्रैच से तुम्हारा करियर शुरू करना पड़ सकता है। वीज़ा की दिक्कतें कंटिन्यूअसली रहेंगी, इतनी रहेंगी कि अगर तुम्हारे बच्चे आर ऑफ अ सर्टेन एज, दे विल एज आउट एट द एज ऑफ 21। ओके, उनके पास कोई वो नहीं रहेगा, खुद का वीजा, तुम्हारे वीजा पे वो नहीं रहेंगे। They'll have to file for their own visa to stay in the US, या they'll have to self deport themselves। ओके, सो अगर तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो और एंड यू आर रेडी फॉर द मेंटल एगनी दैट कम्स विद इट, प्लीज आओ ना अमेरिका। अमेरिकन ड्रीम इज नोन फॉर अ रीजन, अमेरिका ड्रीम। बट इसके डबल साइड भी है। देयर आर पीपल जिन्हें मैं जानती हूँ फ्रॉम लाइक बिग इंस्टीट्यूट, जिनकी बड़ी आसानी से भी लग गई। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है और तुम क्या करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड तो इतना मुश्किल नहीं है, बट देन स्टेबिलिटी का इशू है। टेक्नोलॉजी में बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। जॉब अगर तुम्हें मिल भी जाए, थिंक अबाउट द वीजा स्ट्रगल्स। तुम्हारी प्राइम ऑफ योर लाइफ विल लिटरली गो इन जस्ट गोइंग थ्रू द वीजा हैसल्स। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी कि तुम 45, 50, इवन 60 इयर्स के हो जाओगे और तुम्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा? इफ यू आर रेडी फॉर दिस रियलिटी, then please। बट ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते नहीं है, जैसा आप बोल रहे हो ना, people give a very different opinion। लोगों को ये लगता है कि वो किसी भी तरह से, अरे इसका नहीं हुआ तो मतलब ये हमें मना कर रही है आने के लिए। बट दिस इज द रियलिटी। आप EB-1A में अप्लाई कर सकते हो। इफ यू हैव दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल, you can build your profile, you'll find many people online selling that to you as a course। अगर आप रेडी हो to put your money, to put time, energy and years at length into doing all of this just so that you can live and work in the US, it's your choice। But I will tell you this today, that there are so many more countries that are not only more welcoming, you will have more opportunities there, but at the same time US का भी अपना ही चार्म है यार। So it's a personal choice, it's a very personal choice। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये पूरा इंटरव्यू। आपके क्या कमेंट्स हैं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में बताना नेहा का जो वो बड़ा सा इवेंट हो रहा है जिसमें बड़े से अमेजिंग लोग आ रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। एंड आप डिस्काउंट दे रहे हो मेरे व्यूअर्स को? एब्सोल्युटली, एनीबॉडी हु रीचेस आउट टू मी। मेरा इंस्टाग्राम है द अमेरिकन एलियन, नीचे डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। उसमें आप मुझे रीच आउट करो, DM करो। ऑलराइट, इफ यू कम टू मी एंड टेल मी दैट यू वॉच दिस एंड दैट्स व्हाई यू आर कमिंग टू मी, आई विल गिव यू अ डिस्काउंट। जस्ट कम टू मी, ठीक है? अच्छा, यूएस की लाइफ का रियलिटी चेक और ये पर्सपेक्टिव था नेहा का। अभी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आने वाले हैं, काफी सारे पर्सपेक्टिव्स आ भी चुके हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। प्लीज टेक केयर, बाय।